हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इन इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण से संबंधित, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले क्वेश्चन हैं, उसी श्रृंखला में हम अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लाए हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों का हमने संग्रह किया है और आपके लिए एक साथ लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो क्वेश्चन होंगे। आपको आंसर देना है उनका, और आंसर तो मैं भी दूंगा, लेकिन आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, कह रहा है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ये जो दैत्याकार पांडा है, ये कहाँ पर पाया जाता है, किस देश में? ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दूसरा है भारत, या ऑप्शन तीसरा है चीन, या ऑप्शन चौथा है ब्राज़ील। बताना है आपको सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो दैत्याकार पांडा है वो आपका चीन में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी जगह की फ्लोरा और फोना सूचित करता है, यानी फ्लोरा और फोना का अर्थ क्या होता है, आपको इसमें क्वेश्चन में ये बताना है। ऑप्शन 1 है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, या ऑप्शन दूसरा है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, या ऑप्शन तीसरा है जंतुओं एवं मछलियों को, या ऑप्शन चौथा कह रहा है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। बताना है आपको सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेड़ पौधे एवं जंतु। फ्लोरा मीन्स आपका पेड़ पौधे हो जाएगा, फ्लोरा, और जो फोना है ये आपका जंतुओं को सूचित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ऑप्शन 1 है डीजल, या ऑप्शन दूसरा है पेट्रोल, या ऑप्शन तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, या ऑप्शन चौथा कह रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपको देना है सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है, यानी कोई जो व्यक्ति है, अगर वह बंद कमरे में 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति पर इसका खतरनाक प्रभाव होगा, यानी क्या हो सकता है इसका खतरनाक प्रभाव। ऑप्शन पहला कह रहा है कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या ऑप्शन चौथा कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। बताना है आपको सही जवाब क्या हो सकता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जो धुएं में से निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जब किसी व्यक्ति के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा, और जो रक्त में है वो आपकी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिसकी जगह पर ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, दुर्गा एक लड़की है जो एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन एक है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था उसकी, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या ऑप्शन चौथा कह रहा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो सबसे उचित जवाब क्या हो सकता है इस प्रश्न का, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर तीसरा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है स्मोक किसका संयोजन है? ऑप्शन एक है हवा और जलवाष्प का, या ऑप्शन दूसरा पानी और धुआं, या ऑप्शन तीसरा आग और पानी, या ऑप्शन चौथा कह रहा है धुआं और कोयला। क्या हो सकता है आपके अनुसार सही जवाब? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। ठीक है, जो स्मोक है वो आपका धुआं प्लस कोयला, ठीक है, इसका जो संयोजन होता है संयुक्त रूप वो स्मोक कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन एक कह रहा है विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक होंगे, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, या ऑप्शन चौथा कह रहा है वह अपना समय बिताना चाहता है। इसका सबसे उचित जवाब क्या हो सकता है आपको बताना है। देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना पाठ्यक्रम को पूरा करेंगी, ये तो उतना उचित नहीं हो सकता। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, आवश्यक तो हैं ही, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका दूसरा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ गर्मियों की छुट्टी जो उन्होंने बिताई है, उन्होंने पर्यावरण में रह के आसपास के अपने क्रियाकलापों को देखा है, ठीक है, जो उनके अनुभव होंगे वो ज्ञान रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। ऑप्शन पहला है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है परीक्षा के माध्यम से। इसका सही जवाब देखिए जो आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन है, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है महेश नाम का एक जो लड़का है वो कक्षा 4 के शिक्षक हैं, ठीक है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त होगी इस उद्देश्य के लिए। बताना है आपको कि सही जवाब क्या हो सकता है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना चाहिए, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या ऑप्शन चौथा कह रहा है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। सबसे उचित जवाब इस उद्देश्य के लिए क्या हो सकता है। देखिए वृक्ष संरक्षण की अवधारणा शिक्षार्थियों को समझाने के लिए जो है वो उसमें वाद विवाद है, सही है, लेकिन कुछ हद तक सही है। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना चाहिए। जब पर्यावरण में प्रत्यक्ष रूप से बच्चा सक्रिय होगा और किसी एक पौधे को अपनाकर उस पौधे को जब जान पाएगा कि उसके बीज को ज़मीन में डालने पर उसे किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है और वो कैसे कैसे वृद्धि कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें सबसे उचित होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक पर्यावरण की कक्षा में बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। ऑप्शन एक है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाने, या ऑप्शन दूसरा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करने, या ऑप्शन तीसरा कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या ऑप्शन चौथा कह रहा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब, बताना है आपको। तो ये जो आपका चौथे नंबर का ऑप्शन है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन, देखिए जो अवलोकन विधि होती है वो आपकी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, ठीक है। तो कह रहा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए। तो ये आपका चौथा नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चनों की प्रकृति जो होती है वो आपको परीक्षा में दो प्रकार की मिलती है। एक तो
हैं वाले और नहीं वाले। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप परीक्षा के दबाव में, प्रेशर में रहते हैं, तो आप बनता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं, तब आपको बहुत दुख होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि परीक्षा में गलतियां कम से कम हों। ऑप्शन एक है इसका, विज्ञान की आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। या ऑप्शन दूसरा कह रहा है पर्यावरण को खोजने की अवसर प्रदान करना। या ऑप्शन तीसरा कह रहा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। या ऑप्शन चौथा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। क्या होगा आपके अनुसार सही जवाब इस क्वेश्चन का? देखिए, जो आपका ऑप्शन दूसरा है पर्यावरण को खोजने की अवसर प्रदान करना चाहिए, जो प्रत्यक्ष रूप से जब एक बच्चा होगा तो अपने पर्यावरण में होने वाली घटनाओं, आसपास की प्राकृतिक चीज़ों, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, घर मकान, इन सभी को देखेगा। ठीक है। और ऑप्शन तीसरा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास। ठीक है। तो पर्यावरण में जब सक्रिय रहने से, वो देखने से, उसमें अवलोकन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास भी होगा और भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता भी आएगी। लेकिन जो ये आपका पहले नंबर का ऑप्शन है विज्ञान की आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर, देखिए रटकर जहाँ पर आपको शब्द मिल जाए वो कभी सही नहीं हो सकता। और इसमें पूछा ही गया था क्वेश्चन में कि कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो आपका सही जवाब पहला हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन एक है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़ी अनुशासन को सुनिश्चित करे। या ऑप्शन दूसरा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। या ऑप्शन तीसरा बच्चों को अपने निकटतम प्रवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन चौथा है कक्षा कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। बताना है आपको सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कक्षा में जो बच्चे हैं वो प्रश्न पूछने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्रेरित हों। ठीक है। और तीसरा है बच्चों को अपने निकटतम प्रवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। जो बच्चे के आसपास के घर का वातावरण है, परिवार, समुदाय और भी पर्यावरण की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनको जानने के लिए उन्हें अवश्य प्रेरित करना चाहिए। और जो चौथा कह रहा है कक्षा कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय की बाहरी दुनिया के साथ। देखिए, एक बच्चे को आप कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं रख सकते केवल अधिगम के माध्यम से। जब तक उसे व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अधिगम सार्थक नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये आपका पहले नंबर का जो ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़ी अनुशासन को सुनिश्चित करे। देखिए, अनुशासन तो होना चाहिए लेकिन बात की गई है कड़े अनुशासन की। ठीक है, यानी कि लचीला होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन कह रहा है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन पहला है शिक्षार्थी को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, या ऑप्शन दूसरा है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है शिक्षार्थी को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करना के लिए कहना, या ऑप्शन चौथा शिक्षार्थी को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना तैयार करने के लिए कहना चाहिए। क्या होगा सही जवाब? देखिए ये जो आपके स्लोगन हो गया और चार्ट हो गया, ये सब आपके TLM में आ जाएगा, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो ये आपका जो चौथे नंबर का है शिक्षार्थी को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना तैयार करने के लिए कहना चाहिए, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से असुमेलित चुनिए। जूट कह रहा है जूट, रेशमी वस्त्र और गन्ना से आपकी चीनी बनाई जाती है, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है अभ्यक का प्रयोग जो होता है वो विद्युत उपकरण में, या ऑप्शन चौथा कह रहा है कपास जो है वो सूती वस्त्र बनाने उपयोग में लाया जाता है। इनमें से 3 सही हैं और एक आपको बताना है जो आपका गलत है, वही आपका सही जवाब होगा। देखिए आपका जो पहले नंबर का ऑप्शन है जूट का प्रयोग रेशमी वस्त्र बनाने में किया जाता है, ये आपका सही जवाब है, क्योंकि जो रेशमी वस्त्र बनाने के लिए है वो रेशमी कीट का जो लार्वा होता है, जो लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको सीटेट के पेपर में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चाल और दूरी से संबंधित, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है पेपर में। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से कोलकाता के लिए रविवार सुबह 8 बजे निकलती है और अगली सुबह यानी कि सोमवार को 8 बजे पहुंचती है। इन दो स्थानों के बीच की दूरी कह रहा है 1440 किलोमीटर हो, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन पहला है 120 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन दूसरा है 116 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन तीसरा है 40 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपको फॉर्मूला होता है V बराबर D इंटू टी, यानी चाल बराबर D अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूला से लगेगा। तो जब आप इसको रखेंगे क्वेश्चन में, तो रविवार 8 बजे सुबह से लेकर अगली सुबह 8 बजे यानी सोमवार को, तो 8 बजे से लेकर 8 बजे तक कितना टाइम हो गया? ये हो गया आपको
देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। यहाँ पे जो अगली सुबह लिखा है, यहाँ पर शाम को 8 बजे लिखना था। तो ये आपका सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, ये आपका हो जाएगा 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा टाइम हो जा आपका 12 घंटा हो जाएगा। और जो यहाँ पे दूरी दी गई है वो आपकी 1440 दी गई है। ठीक है, तो आपकी चाल निकल आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। जो राजस्थान का एक जिला है, ये 4 जिले दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों झीलों की नगरी ये आपके उदयपुर को कहा जाता है। किसे? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके UPPET 2022, ठीक है, ये आपका 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खियों के झुंड में श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, यानी किस प्रकार उन्हें ज्ञात कराती है। ऑप्शन पहला है भिन्न भिनाकर, या ऑप्शन दूसरा है नृत्य के द्वारा, या ऑप्शन तीसरा है रासायनिक संकेत द्वारा, या ऑप्शन चौथा है स्पर्श द्वारा। क्या होगा सही जवाब आपके अनुसार? तो ये जो आपका दूसरे नंबर का है नृत्य के द्वारा, ये एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा उन्हें संकेत मिल जाता है किसका? भोजन होने का, भोजन के स्रोत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है। पहला है बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना, या ऑप्शन चौथा है ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना। देखिए जो आपका तीसरा नंबर का है ऑप्शन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो पैतृक संपत्ति का अधिकार है वो आपका 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 द्वारा इसे जो है वो कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के का में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पक्षी जो है वो कांटों या मेहंदी की झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन पहला है वीवर, या ऑप्शन दूसरा है फाख्ता, या ऑप्शन तीसरा है उल्लू, या ऑप्शन चौथा है मैना। देखिए दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे घुमाता है। ठीक है, तो ये जो मैना है वो अपना सिर झटके से आगे पीछे घुमाती है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पक्षी कांटों या मेहंदी की झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। जो ये फाख्ता पक्षी है, ठीक है, ये अपना घोंसला झाड़ियों के बीच में बनाता है। ये है फाख्ता पक्षी।
की फ़ोटो देख सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है, यानी कि ऐसी कौन सी सिंचाई की जो विधि है उससे जल का बचाव होता है, यानी कि जल की ज़्यादा हानि नहीं होती है। ठीक है, और जो जल पौधों को दिया जाता है इस विधि द्वारा वो उपयुक्त साबित होता है। ऑप्शन पहला है ट्यूबवेल द्वारा, या ऑप्शन दूसरा है बूंदी सिंचाई, या ऑप्शन तीसरा है बौछारी सिंचाई, या ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, बौछारी सिंचाई को जो है वो स्प्रिंकलर सिंचाई के नाम से भी जाना जाता, और इस पद्धति की शुरुआत जो है वो इजराइल देश द्वारा से की गई थी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बूंद सिंचाई, यानी जो बूंद सिंचाई को अपन टपक सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। और इस विधि में जो है वो पौधे को सीधे जड़ों में पानी दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए। ये दो कथन दिए गए हैं और नीचे निष्कर्ष दिया गया, तो इसमें से आपको इन कथनों पर विचार करना है। कथन ए है मो जीवन एक भ्रूण हत्या संबंधित योजना है। कथन दो आर है इस योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार द्वारा की गई। ठीक है, और निष्कर्ष है कि आर जो है वो सही है और ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर, यहाँ पे मिसटाइप हो गया, यहाँ पे आर सही है लिखना था यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन अगला है आर सही है और ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। देखिए, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ये वाला, आर सही है और ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये जो मो जीवन योजना है वो उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी, और ये योजना है जो वो उड़ीसा सरकार द्वारा 2019 में जो महामारी आई थी कोरोना वायरस द्वारा, ठीक है, उसी को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो मो जीवन योजना जो है वो कोविड-19 से संबंधित है और उड़ीसा सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। क्या है शिक्षक की बहुमूल्य निधि? ऑप्शन पहला है सेवा, या ऑप्शन दूसरा है छात्रों का विश्वास, या ऑप्शन तीसरा है वेतन, या ऑप्शन चौथा है गर्व। देखिए, अगर बात की जाए प्राथमिक स्तर पर तो एक बच्चे के लिए या छात्र के लिए एक शिक्षक ही उसका आदर्श होता है। अगर कक्षा में शिक्षक उसे कोई चीज़ बताएगा तो वो अपने घर पर भी जाकर अपने पास पड़ोस पर, आस पड़ोस और अपने घर के सदस्यों से, अगर सदस्यों द्वारा शिक्षकों से उस बात में अगर कुछ भिन्न बताया जाता है तो बच्चा जो है वो वही कहता है कि नहीं नहीं मेरे शिक्षक ने ये बताया था। ठीक है, तो ये जो छात्रों का विश्वास होता है वही शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है?
ऑप्शन पहला है सौरमंडल, या ऑप्शन दूसरा है मौसम, या ऑप्शन तीसरा है ऊर्जा, या ऑप्शन चौथा है भोजन। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है चौथे नंबर का भोजन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 थीमों में जो है वो आपका परिवार एवं मित्र, फिर भोजन, पानी, आवास, यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीमें हैं जो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को विभाजित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की राजधानी रांची के सापेक्ष अरुणाचल प्रदेश की स्थिति मैप पर क्या होगी, मानचित्र पर क्या होगी इसकी स्थिति। ऑप्शन पहला कह रहा है उत्तर दिशा, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है उत्तर पूर्व, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है उत्तर पश्चिम, या ऑप्शन चौथा कह रहा है दक्षिण पश्चिम। बताना है आपको सही जवाब क्या हो सकता है इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व। देखिए ये जो मैप है, यहाँ पर जो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये जो आपका छत्तीसगढ़ है और यहीं पर आपका झारखंड है, ठीक है, यहाँ पर। तो आपका जो झारखंड के सापेक्ष अरुणाचल प्रदेश किस दिशा में होगा, अगर ऐसे बनाया जाए, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका झारखंड है और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन दूसरा है राजस्थान, या ऑप्शन तीसरा है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान। देखिए राजस्थान जो है वो सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आपका गन्ने के उत्पादन प्रथम स्थान है, गेहूँ, आलू, ठीक है, ये मुख्यतः फसलें हैं, ठीक है, जिनमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और मध्य प्रदेश आपका दाल हो गया और सोयाबीन, इनके स्थान में पहले नंबर पे है। और जो महाराष्ट्र है ये आपका प्याज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, या ऑप्शन दूसरा है दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है दाल वर्गीय पौधे जो हैं वो ग्रेमनी कुल में आते हैं, या ऑप्शन चौथा कह रहा है दाल वर्गीय पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। आपको इनमें से गलत बताना है, यानी इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। देखिए ये जो दालें हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, ये तो आपका माना जाएगा, ठीक है। और जो
दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश में, ये आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन चौथा है दाल वर्गीय पौधे जो हैं वो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन ये जो दाल वर्गीय पौधे हैं वे ग्रेमनी कुल में नहीं आती, ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगी। ये ग्रेमनी कुल में ना आकर ये आते हैं लेग्यूमिनेसी। कौन सा? लेग्यूमिनेसी। देखिए यहाँ पर कह रहा है दाल वर्गीय पौधे द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्र क्या होता है? यानी जिनका जो जिन बीजों का बीज आवरण तोड़ने पर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे आपने गेहूं देखा होगा तो उसका ऊपर का जो बीज आवरण होता है वो नहीं टूटता है, ठीक है, तो वो एक बीजपत्री पौधे हैं। और जो दाल वर्गीय पौधे होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। आपने मटर को देखा होगा, चना, ठीक है, ये सभी द्विबीजपत्री पौधे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन पहला कह रहा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करने के लिए, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या ऑप्शन चौथा कह रहा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। क्या होगा आपके अनुसार सही जवाब? देखिए यहाँ पर जो चौथे नंबर में कह रहा है तकनीकी शब्दावली, देखिए पर्यावरण शिक्षण में और वो भी प्राथमिक स्तर पर, तो तकनीकी शब्दावली तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि बच्चा जो होगा एक वो व्यवहारिक भाषा में भली भांति सीख सकेगा, तो ये तो आपका नहीं होगा। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, ये भी नहीं आपका होगा। या विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करने के लिए, ये भी नहीं होगा। ये जो आपका तीसरा है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है वो बच्चे अपने आसपास के पास पड़ोस की प्राकृतिक सजीव निर्जीव वस्तुओं को देख सकेंगे, ठीक, और उनमें चिंतन शक्ति विकसित हो सकेगी उन्हें देखकर। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।